बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं ईयूआई के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, उसके बाद इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करेंगे और इसके एडवांटेजेस पे बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो बात जहन में रखने की है वो ये है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर इस वजह से कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ऑपरेट होता है। लेकिन ये बात जहन में रखने की, कोई भी इंजेक्टर टोटली इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, बल्कि उसमें जो उसका मैकेनिज़्म है उसमें मैकेनिकल भी इन्वॉल्व होती है। तो इसका जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एंड मैकेनिकली एक्चुएटेड इंजेक्टर, लेकिन इसको हम शॉर्ट में ईयूआई कह देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर, ताकि उससे हम इसको डिफ़र कर सकें। जो दूसरा इंजेक्टर होता है उसको हम कहते हैं एमयूआई, यानी कि मैकेनिकल यूनिट इंजेक्टर। उसमें चूँकि इलेक्ट्रिकल कोई इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही कोई सप्लाई होती है, ना ही कनेक्शंस होते हैं, तो इस वजह से उसको हम मैकेनिकली यूनिट इंजेक्टर कहते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इसका पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड या इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड एंड मैकेनिकली एक्चुएटेड इंजेक्टर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ऑपरेट होता है और जब ये काम करता है तो इसका जो काम करने का जो मैकेनिज़्म है वो मैकेनिकली है। तो ये एक्चुएट जो है वो मैकेनिकली होता है। वो किस तरह होता है उस पर अभी हम बात करेंगे। जो रॉकर आर्म्स वगैरह होते हैं हमारे, वो जब इसको पुश करते हैं तो इसमें मैकेनिकली सिस्टम एक एक्चुएशन का होता है पूरा, जिसके बाद यहाँ पर आकर फाइनली जो है वो इंजेक्टर फायर करता है, यानी कि उसमें स्प्रे किया जाता है। लेकिन ये ऑपरेट चूँकि इलेक्ट्रिकली हो रहा है और इसको पावर मिल रही है फ्रॉम द ईसीएम, तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल भी कह सकते हैं। तो इसका असली नाम, सही नाम ये कहलाएगा कि ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो रहा है और मैकेनिकली एक्चुएट कर रहा है फ्यूल को। तो इसीलिए इसका पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मैकेनिकली एक्चुएटेड इंजेक्टर। इसको हम EUMI भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो पहचान है, चूँकि एक नाम पड़ गया है EUI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर, तो इसको हम EUI से ही ज़ाहिर करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। इसके इंटरनल पार्ट्स को हमने नहीं दिखाया है चूँकि उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो इलेक्ट्रिकली इसमें क्या है, एक सोलेनाइड लगा हुआ है जिसको हम आर्मेचर भी कह सकते हैं, सोलेनाइड भी कह सकते हैं। इसके दो टर्मिनल्स हैं जहाँ पर हमें सप्लाई देनी होती है। फिर इसके आगे एक कंट्रोल वॉल्व होता है सोलेनाइड के आगे, उसी के ज़रिए से हमारा फ्यूल जो है वो कंट्रोल होता है। अब हम मैकेनिकली आ जाएं तो सबसे पहले टैपिट असेंबली होती है सबसे ऊपर, उसके बाद स्प्रिंग होती है, पुलिंजर रिटर्न स्प्रिंग। जब ये पुश होता है तो उसको वापस अपनी पोजीशन पे ले जाने के लिए। फिर उसके बाद पुलिंजर होता है जिसको ये दबाता है। फिर वेंट पोर्ट होती है। फिर फ्यूल के पैसेज होते हैं मुख्तलिफ़ जगह पर। तो यहाँ पर A, B, C 3 फ्यूल के पैसेज होते हैं नॉर्मली EUI में। फ्यूल कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ से रिटर्न हो रहा है। फिर आखिरी में फाइनली जो है वो नोज़ल असेंबली होती है जहाँ से इंजेक्टर स्प्रे करता है या फायर करता है हमारे फ्यूल को। इंजेक्टर तो स्प्रे करता है, उसके बाद वो फ्यूल जो है वो फायर होता है अंदर जाकर, चूँकि कंप्रेस्ड एयर पे हमें फ्यूल को स्प्रे करवाना होता है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है इंजेक्टर की, EUI इंजेक्टर की। तो इसका जो मैकेनिकली सिस्टम है उस पर हम ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेट होगा, किस तरह से ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजन में काम कर रहा होता है। तो अब हम सोलेनाइड को थोड़ा पास से बना लेते हैं। तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने इस पर बात की थी कि जो हमारा ECM होता है वो तो नॉर्मली ऑपरेट हो रहा होता है हमारी बैटरी की सप्लाई से, जो कि 12 वोल्ट या 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होती। अब जब हम बात करेंगे इंजेक्टर के सोलेनाइड की, तो उसको जो ऑपरेट होने के लिए सप्लाई चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तकरीबन 90 to 120 वोल्ट DC। तो ये इतने सारे वोल्ट कहाँ से आते हैं? हमने इस पर भी बात की थी कि बूस्ट सिस्टम होता है हमारा DC सर्किट में, जो कि वोल्टेज को कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए बूस्ट कर देता है अचानक बहुत ज़्यादा वैल्यू तक जो रिक्वायर्ड होती है हमें। तो हमें 90 to 120 इसकी नॉर्मली रेंज है इंजेक्टर की, इतने वोल्ट चाहिए होते हैं पल्स की सूरत में। तो वो हमें ECM प्रोवाइड करता है उसी सप्लाई की मदद से जो इसको बैटरी से मिल रही होती है। अच्छा, ये जो सप्लाई होती है ये हमारे PWM सिग्नल की सूरत में हमें दी जाती है। PWM क्या होता है? पल्स विड मॉड्यूलेशन। इस पर हम अलग से बात करेंगे कि PWM क्या होता है। बस इतना समझ लें कि ये डिजिटल सिग्नल की एक टाइप होती है। तो बैटरी से मिलने वाली सप्लाई को ECM कन्वर्ट कर रहा है PWM डिजिटल सप्लाई में, और पल्स की सूरत में हमें 90 to 120 जो हमारे इंजेक्टर के सोलेनाइड की रेंज है, यानी कि सोलेनाइड को जो सप्लाई चाहिए वो
हमारा ECM प्रोवाइड कर रहा है। अब ECM किन चीज़ों के बिहाफ पर हमारे इंजेक्टर्स को सप्लाई देता है? तो जैसा कि हमने ECM वाली वीडियो में बताया था कि इसको बहुत सारे सेंसर्स से रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ECM को बहुत सारे जो है वो इनकमिंग मिल रही होती है, यानी कि मुख्तलिफ़ सेंसर्स की उसको जो वहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं वो उसको मिल रहे हैं। इसमें सबसे मेन जो है वो MPU और टाइमिंग सेंसर्स हैं। उसके बाद फिर ये टेम्परेचर सेंसर्स और क्रैंकेस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक बूस्ट प्रेशर, ये सारा जो सेंसर्स से मिलने वाली इसको सिग्नल्स हैं उनके बिहाफ पर ये डिसाइड करता है कि अब मुझे कितनी सप्लाई हमारे इंजेक्टर के सोलेनाइड को प्रोवाइड करनी है, ताकि उसी हिसाब से वहाँ पर वो स्प्रे करवा सके। अब जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मली हमारे जो मैनुअली ऑपरेटेड इंजन होते हैं उसमें ये होता है कि एक एक्चुएटर लगा हुआ होता है और एक तरफ गवर्नर लगा हुआ होता है। वो गवर्नर हमारे एक्चुएटर को सप्लाई दे रहा होता है। इस तरह हमारा मैकेनिकली ऑपरेटेड इंजन काम करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल इंजन जो है, जो ECM से कंट्रोल हो रहा है, उसमें कोई ना एक्चुएटर है ना गवर्नर है। तो उसमें जो गवर्नर का काम कर रहा है वो हमारा ECM कर रहा है। इसीलिए सारी इनपुट्स इसको मिल रही हैं, MPU, टाइमिंग सेंसर, जितने भी सेंसर्स हमारे इंजन में लगे हुए हैं। जैसा कि हमने बताया था ये ब्रेन ऑफ द इंजन कहलाता है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। अब ECM ने गवर्नर की जगह ले ली है, तो हमारे जो इंजेक्टर का सोलेनाइड है उसने एक्चुएटर की जगह ले लिया। अब ये एक्चुएटर की तरह किस तरह काम करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि सोलेनाइड तो एक ऑन ऑफ होने वाली डिवाइस है, लेकिन ये सोलेनाइड प्लस एक्चुएटर है। यानी कि इसको जब 90 वोल्ट का पल्स मिलेगा तो इसका जो सोलेनाइड अपना वॉल्व ओपन करेगा उसकी पोजीशन कुछ और होगी, 95 वोल्ट पर कुछ और होगी, 100 पर कुछ और होगी, 110 पर कुछ और होगी। तो बस इससे साबित हो गया कि जो हमारे एक्चुएटर का काम है वो हमारा सोलेनाइड में ही हो रहा होता है। लेकिन वो काम सोलेनाइड खुद से नहीं करता, बल्कि ECM से मिलने वाले रिस्पॉन्स के बिहाफ पर करता है। तो ECM इसको जो PWM की सूरत में DC पल्सेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, उसी हिसाब से हमारा सोलेनाइड ऑन ऑफ होगा और उसी हिसाब से इंजेक्शन होगी। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इंजेक्शन, जो हमारा ECM करवा रहा है। यानी कि अपनी मिलने वाली इनपुट्स के बिहाफ पर हमारे सोलेनाइड को देने वाली आउटपुट डिपेंड करेगी उन सारी इनपुट्स के ऊपर, कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है, कितनी जो है वो कौन से टाइमिंग पर कौन सा इंजेक्टर है। ये सारे चूँकि ECM रिसीव कर रहा होता है और सारे इंजेक्टर्स को ECM ही आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इसीलिए ECM जो है वो हमारा इसमें मेन रोल प्ले कर रहा होता है। तो इस तरह हमारे हर इंजेक्टर को अलग से सप्लाई जाती है कि किस इंजेक्टर को किस टाइम पे जानी है। वो सारी चीज़ें ये जो हमने बताया था कि केम और क्रैंक पे लगे हुए टाइमिंग सेंसर से ले रहा होता है पोजीशन, उसके बिहाफ पर हमारे इंजेक्टर्स को सप्लाई दे रहा होता है। अब वो इंजन चाहे 6 सिलेंडर का हो, 12 हो, 16 हो तो जितने भी सिलेंडर्स का हमारा इंजन है उसके हिसाब से हमारा ECM उनको सप्लाई प्रोवाइड करेगा। अब आखिर में हम बात करेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रहा है, उसके लिए एक्सपेंसिव टाइप के हमने इंजेक्टर्स लगाए हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है? तो इन सारी चीज़ों का मकसद है कि हमें इंजन को एसर्ट टेक्नोलॉजी के की तरह काम करवाना है। अब एसर्ट टेक्नोलॉजी क्या है? इसका पूरा मतलब है एडवांस कंबस्टन एंड इमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर हो गया कि हमें कंजप्शन को बिल्कुल एडवांस करना है, कंबस्टन को बिल्कुल एडवांस तरीके से करवाना है कि जितनी हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि ना ही हमारा एक्सेसिव फ्यूल्स आया हो, ना ही हमारा जो है वो स्मोक ज़्यादा दे इंजन। तो इमिशंस को रिड्यूस करना है, यानी कि इमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजी हो गई, और कंबस्टन को एडवांस करना है, तो इसको हम एसर्ट कहते हैं। ये आपको अक्सर इंजन्स पर लिखा हुआ नज़र आएगा जो इलेक्ट्रॉनिकली इंजन्स होते हैं। तो एसर्ट टेक्नोलॉजी के अगर हम बेनिफिट्स पे बात करें तो 3 बड़े इसके जो है वो बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहला तो इकोनॉमिकल है। जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी चीज़ को जब देखा जाता है कि ये कितनी फ़ायदेमंद है हमारे लिए, तो उसमें इकोनॉमिकली देखा जाता है कि कितनी वो पैसों की बचत करके दे रही है। तो हमारे फ्यूल की कंजप्शन को ये कंट्रोल कर लेता है काफ़ी हद तक, इसीलिए इसको हम इकोनॉमिकल कह देते हैं। दूसरा, ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है, यानी कि जो हमारे डीजल इंजन से निकलने वाले स्मोक हैं वो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा है। चूँकि इसमें उतनी ही फायरिंग हो रही है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, और बाकी जो है वो रिटर्न हो रही है और बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल के ज़रिए हो रही है, यानी जितनी ज़रूरत है हमें, बिल्कुल भी उसमें थोड़ा सा भी जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूल हमारा ज़ाया नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया जा रहा है।
ये मिली सेकेंड्स में ECM जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो इसीलिए हम इसको एडवांस कंबस्चन कहते हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारे जो एसड टाइप के इंजन होते हैं उसमें निकलने वाला स्मोक भी हमें नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो एक्सेसिव नहीं होता, बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक होता है। जब हम उसको गौर से देखते हैं तो वहाँ पर हमें धुंधला धुंधला नज़र आएगा, वरना वो स्मोक शो नहीं करता है अपना। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये एसड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है, बहुत ही एडवांस कंबस्चन हो रही है उसमें। फिर हमारी इकनॉमिकली भी हमें फ़ायदा हो रहा है, पैसे भी बच रहे हैं फ्यूल के, फ्यूल कंजप्शन बहुत अच्छी आ रही है। तो इन सारी वजूहत की बिना पर हम एसड टेक्नोलॉजी को प्रीफर करते हैं। और जो पुराने टाइप के हमारे मैकेनिकली इंजन्स होते हैं उसमें फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होती है, उससे जो है वो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एसड टेक्नोलॉजी के मेन जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं। वैसे तो EUI पर काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई जा सकती है, मगर चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है तो इसीलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो आपके क्वेश्चंस के मुताबिक फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।